हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 11वीं क्लास है और 11वीं क्लास में हम लोग आपका आज जल को पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 हमारे पास है और फिर 13 को हम लोग देख रहे हैं और इसमें भी हम महासागरीय जल यानी कि ओशनोलॉजी का है बेसिकली टॉपिक। ये हमको ध्यान रखना है। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे यहाँ कौन जो कोपेन ने किस प्रकार से 5 भागों में आपका बांटा था हमारे जलवायु को। फिर उसके कुछ सब पार्ट्स जो थे हमने अपने लेक्चर के अंतर्गत देख लिए थे और उन पर बात भी कर ली थी। आज थोड़ा उनसे आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। ठीक, और कह रहे हैं क्या आप जल के बिना जीवन की कल्पना कर सकते हैं। मान लीजिए अगर जल नहीं है, क्या आप जल के बिना जीवन की कल्पना कर लेंगे। कहा जाता है कि जल ही जीवन है, पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्रकार के जीवों का एक आवश्यक घटक है। यानी कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारे लिए, हवा और जल दोनों हमारे लिए जीवन के भाग्यशाली है कि जलीय जो पृथ्वी है वो क्या है, एक जलीय गिरह है, अन्यथा हम लोगों का अस्तित्व ही नहीं होता। जल हमारे सौर मंडल का दुर्बल पदार्थ है। सूर्य और सौर मंडल में अन्यत्र भी आपका जल पाए जाते हैं। सौभाग्य से पृथ्वी के धरातल पर जल की प्रचुर अभिवृद्धि है। हमारे ग्रह को नीला ग्रह यानी कि ब्लू वाटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्लू वाटर कहा जाता है। नीला जो ग्रह है वो आपका कहा जाता है। जलीय चक्र, जल एक चक्रीय संभावना है जिसका पुनः प्रयोग किया जाता है। कैसा है, पुनः जिसको प्रयोग करते हैं। जल एक रूप में महासागर के धरातल और धरातल से महासागर तक पहुंचता है। यानी कि एक उसका पैटर्न है, वो महासागर से आपका धरातल पर पहुंचता है और धरातल से वो आपका महासागर पर पहुंचता है। जलीय चक्र पृथ्वी पर, इसके नीचे व पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल जल के संचालन की अवस्था को डिफाइन करता है। क्या करता है, वो उसको व्याख्यान देता है, उसको व्याख्या करता है। जलीय चक्र करोड़ों वर्ष में कार्यरत पृथ्वी और सभी प्रकार के जीवन इसी पर निर्भर है। कैसे हैं, करोड़ों प्रकार का जो हमारा जीवन है वो सभी जीवन क्या है, इसी पर आपका निर्भर है। वायु के बाद जल जीवन पृथ्वी के अस्तित्व का सबसे बड़ा होने का तत्व है। यानी कि ये सबसे बड़ा इसका फैक्टर है जो इसके तत्व के रूप में है। पृथ्वी पर जल का वितरण असमान है। कैसा है, अलग अलग रूप में है। बहुत क्षेत्रों में जल की प्रचुरता है जबकि बहुत से क्षेत्रों में सीमित मात्रा में उपलब्ध है। जलीय चक्र पृथ्वी के जल मंडल में विभिन्न रूप गैस, तरल, ठोस का परिसंचरण है। इसका संबंध महासागरों, वायुमंडल, भूपृष्ठ, अधत स्थल जीवों के बीच जल का सतत आदान प्रदान है। कैसा है, जीवों के बीच इनका सतत आदान प्रदान है। कैसा है, एक दूसरे के साथ ये कंटिन्यू रूप से आपका हमारे बीच आपका उपस्थित होते हैं। और एक जल चक्र की बहुत सुंदर इमेज हमारे सामने है। देखिए, ये मृदा को छेद कर नीचे हमारे पृथ्वी में जल है, ये महासागर है। महासागर में सबसे पहले यहां से समझिए, जल है तो कहाँ है आपका, ये सब आपस में मिले हुए हैं ऐसे मान लीजिए। और जल, महासागर का जल वाष्पीकरण हुआ, वाष्पीकरण होकर संघनन हुआ, कंडेंसेशन हुआ, उसी से आपका रेनफॉल हुई, वर्षा हुई और वापस कहाँ पहुंच गया, समुद्रों में आपका नदी या बाढ़ इत्यादि के माध्यम से वापस समुद्र में पहुंच जाता है। अब देखिए, कुछ वायु अभिगमन ऊपर उठ गया, कुछ और वाष्पजन से मिला, वर्षण हुई और उसी वर्षा से पहाड़ों पर, पेड़ों पर, पर्वतस्थलों पर जहां जहां वर्षा होनी थी हुई और बहकर ये नदियों पर, नालों में, पहाड़ों में, पहाड़ियों में पहुंचकर बहकर वापस कहाँ मिल जाता है, समुद्र में। ये जल जो है आपका मिल कहाँ मिलता है, समुद्र में। ये जल वापस हमको मिल जाता है। तो कहाँ पहुंच गया,
ये जल, ठीक, देख लिया। तो इस प्रकार से ये एक पैटर्न है, यानी कि चाहे जल बहकर आपका समुद्र में जाए या बाष्पीकृत होकर वर्षा के रूप में वापस गिरे, तो यानी कि जो महासागर और धरातल पर किसी न किसी माध्यम से जल पहुंचकर वापस उनको प्राप्त होता है। क्लियर है? अगर आप देखोगे तो जल ऐसे कहाँ पर गायब भी कहाँ हुआ, भाई समुद्र के ऊपर था, सतह में उसका कंडेंसेशन हुआ, ऊपर जाके संघनन हो गया, वर्षा होगी, वापस नीचे आ गया। तो इसका मतलब जल तो कहीं गया ही नहीं, बस जल क्या कर रहा है, टाइम ट्रैवल कर रहा है, और आपका उसमें क्या हो रहा है, उसकी जो कंडीशंस हैं, जो अवस्था है, लगातार उसमें जो है चेंजेस हमें होते हुए आपका नजर आ रहा है। ठीक, आगे देखिए। जल चक्र के घटक घटक एवं प्रक्रियाएं। तो जो घटक हैं और जो प्रक्रियाएं हैं वो हमको इसमें देखनी है कि कौन कौन से घटक हैं। तो महासागरों में संग्रहित जो आपका जल है वो क्या है, या तो वाष्पीकरण से, या वाष्प उत्सर्जन से, या ऊर्ध्वापातन से तक पहुंचता है। अगर वायुमंडल में जल है तो वो क्या है, या तो संघनन के रूप में है, या फिर वो आपका जो वर्षा है वो वर्षण के रूप में। ठीक है, हिम और बर्फ का पानी का संघनन कहाँ है, मान लीजिए कोई हिम है, बहुत बड़ा हिमखंड है, कोई आपका बर्फ है, तो या तो वो आपका पिघल कर कहाँ पहुंच जाएगा, नदी नालों में पहुंच जाएगा। और ऐसे ही आपका बर्फ भी क्या होती है, नदी, जब बर्फ मान लीजिए किसी स्थान पर बहुत ज्यादा वर्षा हुई तो वो पानी कहाँ पहुंच जाएगा, समुद्र में, नालियों, मतलब आपका नाली में पहुंचेगा, गधेरे में, गधेरे से बड़े उसमें पहुंचेगा स्रोत में, फिर वो फाइनली किसी नदी से आपका मिल जाएंगी, और नदी किसी बड़ी नदी से, और वो बड़ी नदी कहीं किसी सागर या महासागर में या किसी गल्फ में जाकर अपना क्या कर लेगी, जल को छोड़ देती है, और वो जल फाइनली महासागर में मिल जाता है, और सारे महासागर आपस में एक हो जाते हैं। तो ऐसे ही तो होता होगा नहीं बच्चों, होता ही है, ये ध्यान रखिए। अब मान लीजिए बर्फ है, अब हमारे यहाँ जो पहाड़ों में वर्षा होती है वो हिमपात के रूप में होती है, जो हाई एल्टीट्यूड पर है। तो बर्फ हो रही है, हिमपात के रूप में वर्षा है, बर्फ का संग्रहण है। धीरे धीरे बहुत सी जगह क्या होती है कि मई जून के महीने में आकर बर्फ आपके पिघलने लगती है। जैसे बर्फ आपकी पिघलती है तो बर्फ के पिघलने से क्या होता है, ये सारी चीजें हम आप देख सकते हैं। कह रहे हैं धरातल जल बहाव, धरातल के रूप में ताजा जल संग्रहण व रिसाव होता है। अब आपका जल यहाँ पर भरा हुआ है, इसका हल्के हल्के क्या हो जाएगा, रिसाव होने लगता है, और नीचे जो भूतलगत है ये उसमें नीचे पहुंच जाता है। भूजल यानी कि भौम जल का विसर्जन कैसे है, वो विसर्जन होता है वो या तो किसी झरने इत्यादि के माध्यम से, वो कहीं ना कहीं आपका किसी न किसी रूप में वो पहुंच जाता है। ठीक है, ये हमको देखना, इतना देख लिया आपने। अब देखिए, कह रहे हैं कि पृथ्वी पर पाए जाने वाला जल 71% जल भाग महासागरों से घिरा है। कह रहे हैं कि टोटल जितना भी हमारी पृथ्वी पर जल है, जितना भी अर्थ पर, उसका संपूर्ण जल, अगर आप देखते हो कि हमारे पृथ्वी पर कितना है, 71% अगर आप देखते हो तो ये जल है, 71%। और ये कहाँ पाया जाता है, आपका महासागरों में पाया जाता है। शेष जल ताजे जल के रूप में हिमानी की टॉपियों और भूगत जल इनमें, ठीक है, झरनों में, मृदा की आर्द्रताओं में, सरिताओं में, और आपका जीवों की गहरीताओं में पाया जाता है। इन सब में ये जल जो है आपका हमको देखने के लिए बेसिकली मिलता है। धरातल पर गिरने वाला जल लगभग 59% भाग महासागरों में है। तो जितनी भी पहले हमारे पास संपूर्ण पृथ्वी है उसका 71% भाग पर केवल जल पाया जाता है, यानी कि जितना भी लैंड है वो कितने भाग पर हुआ, तो आपका 29% भाग पर हमारे पास स्थल है, और बाकी 71% भाग पर हमारे पास क्या है, जल है। अब जल चाहे वो आपका महासागर के रूप में हो, मतलब ये इस तरह से, और इसमें भी अगर जो हमारे पास जी महासागर जल है, अब जो हमारे पास शेष जल बचा है, भाई हमारे पास समुद्रों के अलावा कहीं जल है तो वो शेष जल है, और खास करके ताजा फ्रेश वाटर, या तो जो हिमनद है
बड़े बड़े हिम के खंड है, पहाड़ हैं, उनमें हिम चोटियों पर है, कुछ भूमि के अंदर है, कुछ झीलों में है, कुछ मृदा में है, कुछ वायु में है, कुछ सरिताओं में है, और कुछ जीवों में है, और कुछ संगीताओं में है। इस तरह से हमारे पास आपका क्या है, जल पाया जाता है जो फ्रेश वाटर है। यानी टोटल आप 71% को आप फ्रेश वाटर निकाल लीजिए, उसका 100% फ्रेश वाटर का इन भागों में हमको मिलता है। और धरातल पर गिरने वाला जल का लगभग 69% महासागर एवं अन्य स्थानों में वाष्पीकरण द्वारा वायुमंडल में चला जाता है। कहाँ पहुंच जाता है? वायुमंडल में। तेज भाग धरातल में बहता है, कुछ हमारा वायुमंडल में भी आप जानते हैं जब वेपराइजेशन होता है, ठीक है, वाष्पीकरण होगा और कंडेंसेशन होगा तो उस प्रक्रिया में भी तो कुछ खर्च होगा। क्लियर है बच्चों? तो इस तरह से भी जो है हमारा जल आपका पहुंचता है। याद रहेगा? ठीक। अब कुछ हिमनद के रूप में है, कुछ भूमि के रिसाव से अंदर चल जाता है, कुछ भाग कैसा है आपका महानदी के रूप में। अब देखिए, उल्लेखनीय है कि पृथ्वी पर नवीन करने योग्य जल एक निश्चित मात्रा में, कैसा है, निश्चित मात्रा में। जब मांग तेजी से बढ़ती जा रही है, इसके कारण विश्व के विभिन्न भागों में स्थानिक एवं कालिक, स्थानिक और कालिक दोनों रूप में जल का संकट पैदा हो जाता है। कैसा है? जल का संकट जो है अगर हमारा पैदा हो जाता है। नदी जल के प्रदूषण ने इस संकट को और अधिक बढ़ा दिया है। कह रहे जो हमारा नदी का जल है उसका जो प्रदूषण हो रहा है, उस पॉल्यूशन ने हमारी समस्या को और अधिक आपका बहरा दिया है। जल की गुणवत्ता में कैसे सुधार कर सकते हैं? जल की उपलब्ध मात्रा में वृद्धि कर सकते हैं। ठीक, जल की क्या है, वृद्धि कर सकते हैं और जल की मात्रा को आपका बढ़ा सकते हैं। ठीक, महासागरीय आधार स्थल का उच्चावच। ठीक, कह रहे महासागरीय पृथ्वी की भारी परतों में बृहत गर्तों में स्थित है। इस खंड में हम पृथ्वी के महासागरीय बेसिन की प्रकृति, उसकी भू आकृति और उसका अध्ययन करेंगे। हम क्या देखेंगे? हम इन सब चीज का जो है अच्छे से आपका अध्ययन करते हैं कि जो महासागर हैं हमारे, ठीक है, और जो महासागर बेसिन है, जो हमारी प्रकृति है, ठीक है, और जो इनकी आकृति है, इन सब चीजों का क्या करते हैं हम, इनका अध्ययन बेसिकली आपका करते हैं। और उसी अध्ययन को हम लोग इसमें आपका देखेंगे भी, ये अध्ययन है क्या। ठीक है, महाद्वीपों के विपरीत महासागर एक दूसरे से इतने स्वाभाविक ढंग से विलय हो जाते हैं कि उनका सीमांकन करना कठिन होता है। कह रहे ये आपस में इस तरह से मिल जाते हैं कि इनका सीमांकन करना, कोरिलेशन करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। भूगोलवेत्ताओं ने पृथ्वी के महासागरीय भाग को 5 महासागरों में बांटा है। कह रहे जो हमारी पृथ्वी है उसमें अगर हम लोग आपके सागर को देखेंगे तो हमारे ने इनको 5 सागर महासागरों में बांटा है। तो आप 5 के 5 इन महासागरों का नाम लिख लीजिए। पहला है प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा। उसके बाद अटलांटिक महासागर है जो एस आकार का है। इसके बाद हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, आर्कटिक महासागर। तो ध्यान दीजिए 1, और ये ध्यान दीजिए 2, ये ध्यान दीजिए 3, ये ध्यान दीजिए 4, और ये ध्यान दीजिए 5। कह रहे हैं कि अनेक समुद्र, खाड़ी, गल्फ तथा अन्य निवेशिकाएं, यानी कि जो बहने के रास्ते बड़े 5 महासागरों के भाग हैं। जैसे खाड़ी होती है, जैसे बंगाल की खाड़ी, क्लियर है। एक गल्फ होती है, गल्फ ऑफ मन्नार, क्लियर है, ऐसे गल्फ होती है। ठीक, तो खाड़ी और गल्फ में भी अंतर है।
ठीक, कह रहे हैं कि महासागरीय अधस्थल का प्रमुख भाग समुद्र के नीचे होता है। कहाँ मिलते हैं? समुद्र के नीचे वाले भाग को हम महासागरीय अधल अध स्थल का प्रमुख भाग कहते हैं। समुद्र तल के नीचे 3 से 6 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। 3 से 6 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। महासागर के जल के नीचे भूमि अर्थात महासागरीय अधस्थल भूमि पर पाए जाने वाला लक्षणों की अपेक्षा जटिल और विभिन्न प्रकार के लक्षणों को प्रदर्शित करता है। कैसे करता है? उनको दिखाता है। ठीक, महासागरों की तली में विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला, सबसे गहरे गर्त एवं सबसे बड़े मैदान होने के उबड़ खाबड़ होते हैं। कैसे हैं? ये बड़ा उबड़ खाबड़ हम लोगों को यहाँ देखने के लिए मिलता है। महाद्वीप पर पाए जाने वाले लक्षणों की तरह ये लक्षण भी विवर्तनिकी, ज्वालामुखी एवं निक्षेप की क्रियाओं से बना है। किससे बना है? ये आपका लक्षण की विवर्तनिकी क्रियाएं हैं, टेक्टोनिक जो आपका थ्योरी है उससे। कुछ हमारे पास ज्वालामुखी जो निकलता है, कुछ आपका डिपोजिशन निक्षेपण है, वो सारे एक्टिव, वो सारे फॉर्मेशंस हम लोगों को ये सारी चीजों को बनाने के लिए हैं। क्या कह रहे हैं? महासागर के तल में विश्व की सबसे बड़ी आपका पर्वत श्रृंखला है। यानी कि ऐसा नहीं है कि जो हमारे पास केवल जो पहाड़ है वो केवल लैंड के ऊपर है, ये समुद्र के अंदर भी है। कारण है प्लेट टेक्टोनिक्स हो सकता है, या फिर ज्वालामुखी के कारण हो सकता है, या कोई चीज जम जाए, प्रेशर लग जाए, उसके कारण भी चीजों आपका तीनों चीज निर्मित हो सकती है। ये ध्यान रखना। और महाद्वीपों में उबड़ खाबड़ से पाए जाते हैं। तो फिलहाल आप इसको इतना ध्यान रखिए, देखिए जितना पढ़ा है। कुछ पूछना है तो आपका पूछ लीजिए। यही है वो भाग। क्लियर है? देख लिया आप? ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए, महासागरीय अधल का विभाजन, अधस्थल का। महासागरीय अस्थल को हम 4 भागों में बांटते हैं। यानी कि जब हम समुद्र का जो नीचे का प्रसार है उसी को कहते हैं अधस्थल, यानी कि उसका बेस, उसका नीचे का। कौन कौन से 4 भाग हैं? पहला है महाद्वीपीय स्लेफ, दूसरा है महाद्वीपीय ढाल, तीसरा है आपका समुद्र में गहरे मैदान, चौथे है आपका समुद्रीय गंभीर यानी कि गर्त यानी कि गड्ढा। आप सेल्फ इस तरीके से होती है। ये समुद्र है मान लीजिए, तो ये सेल्फ होगी। उसके बाद सीधा ढाल होगा, और ढाल के बाद मैदान होगा, और मैदान के बीच में गड्ढा होगा। तो ये चारों कंडीशन को हम लोग देखेंगे। कह रहे हैं कि इस विभाजन के अतिरिक्त महासागरीय तल के कुछ बड़े और छोटे उच्चावच संबंधी लक्षण पाए जाते हैं। कुछ हमको छोटे या बड़े इसमें लक्षण मिलते हैं, जैसे कटक यानी कि समुद्री पहाड़ियां। कटक होते हैं बीच में, आपस में बीच में कोई आपका पहाड़ निकल गया, इस पे तो कटक हो गया। कुछ पहाड़ियां मिल सकती हैं, कुछ समुद्री टीले मिल सकते हैं, कुछ निगमन आपके टीले, उज्जमन निगमन हो सकता है, कुछ खड़ा हुआ, कुछ बैठा हुआ हो सकता है, खाई मिल सकती है और गड्ढे मिल सकते हैं। ये कुछ ना कुछ हमको आपका इसके अंदर देखने के लिए ऐसा हमको मिल सकता है। अब कह रहे हैं महाद्वीपीय शेल्फ क्या होती है? महाद्वीपीय शेल्फ प्रत्येक महाद्वीप में विस्तृत सीमा होती है। कैसी है? प्रत्येक महाद्वीप में आपका जो है विस्तृत आपका सीमा होती है, जो अपेक्षाकृत उथले समुद्रों तथा खाड़ियों से घिरा होता है। कैसा होता है? अपेक्षाकृत उथले समुद्री खाड़ियों से घिरा होता है। यह महासागरों का सबसे बड़ा, सबसे उथला भाग है। उथला मतलब ऊपर। औसत प्रवणता 1 डिग्री या उससे भी कम होती है। शेल्फ अत्यधिक तीव्र ढाल पर आपका समाप्त होता है, जिसे शेल्फ अवकाश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शेल्फ अवकाश कहा जाता है। महाद्वीपीय शेल्फों की चौड़ाई
एक महासागर से दूसरे महासागर से भिन्न होती है। यानी कि जो सेल्फ है वो सेल्फ आपका महासागर में, हर महासागर में अलग अलग होती है। देखिए यहां मैं कुछ आपको बना के दिखा सकता हूं। हाँ ये है पहले ऑलरेडी बना हुआ। फिर भी मैं एक छोटा सा प्रयास आपको करूंगा समझाने के लिए ताकि आप समझें। देखिए मान लीजिए ये पूरा समुद्र है। जब आप स्थल से इधर जाओगे तो इस तरह से ये आपको सेल्फ मिलेगी। फिर उसके बाद क्या होगा, इस तरीके का आपको ढाल मिलेगा और फिर सीधा प्लेन मिलेगा और कहीं आपको गर्त मिल सकती है। ये तो हो गया आपका ढाल, ठीक है, और ये हो गई आपकी सेल्फ और ये हो गए आपके मैदान और ये होगी खाई यानी कि गर्त हो सकती है, जैसे मैरियाना गर्त। क्लियर है? ये आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो सब महासागरों में एक दूसरे से भिन्न है, उनकी सेल्फ स्ट्रक्चर आकृति कैसी होती है, अलग होती है। कह रहे हैं कि ये 80 किलोमीटर तक की हो सकती है, यानी कि जो सेल्फ है वो 80 किलोमीटर तक चौड़ी हो सकती है। कुछ सीमांतों के साथ सेल्फ नहीं होती, अत्यंत संकीर्ण होते हैं, जैसा कि चिली के तट पर तथा सुमात्रा के पश्चिमी तटों पर है। कह रहे जो चिली है उसके जो पश्चिमी तट है उस पर, और सुमात्रा है उस सुमात्रा के जो तट हैं उस पर भी ये सारी चीजें क्या हैं वो पाई जाती हैं, हम इनको देख सकते हैं। इसके विपरीत अटलांटिक महासागर में साइबेरियन सेल्फ, कहां पर बात कर रहा है, अटलांटिक, और मैंने अभी 5 महासागरों में आपको बताए हैं कौन कौन से हैं। तो किसकी बात कर रहा है, ध्यान दीजिए, अटलांटिक महासागर सेल्फ। क्लियर है? सेल्फ जानते हैं कैसी होती है बच्चों, समुद्र के अंदर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगी इस तरह से। जैसे आप मान लीजिए ये पूरा समुद्र है ये, तो इसके अंदर वो आपको इस तरह से दिखाई दे सकती है सेल्फ। और वह सेल्फ होती कैसे है, जब हम लोग आपका सीधी बना देते हैं अपने घरों में दीवार पर। सेल्फ मतलब बेसिकली किस चीज को रखने के लिए। अब ये ऐसे तरीके से मैं कांच लगाऊं सेल्फ नहीं बन जाती। अब ये देखिए ये हाथ मेरा क्या हो गया, सेल्फ हो गया। तो ऐसे समुद्रों में भी कुछ हमको सेल्फ आपका देखने के लिए मिलते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है वो, इसके विपरीत अटलांटिक महासागर में साइबेरियन सेल्फ विश्व का सबसे बड़ा है। अगर पूछ ले विश्व का सबसे बड़ा सेल्फ कौन सा है, तो अटलांटिक महासागर में साइबेरियन, यानी कि रूस के आसपास है, और रूस के ऊपर वाला क्षेत्र, यानी कि ये जो एस जो है साइबेरियन है, अटलांटिक वाला ऊपर वाला पार्ट, सबसे ऊपर जो समुद्र है साइबेरिया के रूस के आसपास, ये कैसा है, सबसे बड़ा है। इसकी चौड़ाई 1500 किलोमीटर है। सेल्फ की गहराई भी विभिन्न विभिन्न होती है, यानी कि जो उनकी डीपनेस होती है वो कैसी है, अलग अलग है। कुछ क्षेत्रों में 30 मीटर या उससे कुछ कम, और कुछ में 600 मीटर या कुछ उससे कम गहराई पर होती है। ठीक, महासागरीय सेल पर अपसादों की मोटाई भी अलग अलग है। कैसे मिलती है इन पर, जो आपकी मोटाई है वो भी हमको अलग अलग आपका देखने के लिए मिलती है। ये अवसाद भूमि से नदी, हिमानी, पवन द्वारा लाए जाते हैं और औसत एवं धरातल पर आपका वितरित है, और कह रहे कि अलग अलग हमके तरंग के रूप में आपका हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, और महासागरीय सेल्फों पर लंबे समय तक आपका तलछटी अवसाद जीवाश्म जो है बने रहते हैं। ठीक, अब देखिए आज तो खाली हम थ्योरी पढ़े हैं। देखिए इस तरह से ये सेल्फ आपका निर्माण है। ये देखिए चलिए ध्यान दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों फिलहाल इस चित्र आप जरूर बनाइए, ताकि जब तक आप इसको नहीं समझेंगे, नहीं बनाना आएगा,
आप सेल्फ क्या होती है, ढाल क्या होता है, आप इनको नहीं देख पाएंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। धन्यवाद।